हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो कल तक हमने कहाँ पे तक पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था बेंटोनाइट तक, ठीक है। तो अब आज हमको क्या पढ़ना है? ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। सबसे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है? रेसिडुअल सॉइल होती है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल किसका एग्जांपल था? रेसिडुअल सॉइल का था, ठीक है। उसमें क्या होती है, जो क्ले मिनरल होती है माउंट मोरिनोनाइट, वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में होती है, ठीक है। किसमें? ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होती है? माउंट मोरिनोनाइट बहुत ज्यादा परसेंटेज में होती है, ठीक है। और क्या होती है, अगर किसी सॉइल में ये माउंट मोरिनोनाइट बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो लो हो जाती है। बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और उसकी जो सॉइलिंग और श्रिंकेज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज लिखते हैं हम सबसे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, इट इज अ रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल मैंने आपको बताया था क्या होता है। कौन सी सॉइल होती है रेसिडुअल सॉइल? जो क्या होता है, अपने पेरेंट रॉक के, जैसे ये पेरेंट रॉक है, उसी के बगल पे टूट के वहीं पे इकट्ठा होने लग जाती है, वहीं पे डिपॉजिट होने लग जाती है, वहीं पे डिपॉजिट होने लग जाती है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करती, अपने ही पेरेंट जो रॉक से टूटती है वहीं पे जाके क्या, वहीं के उसी के बगल पे क्या होती है? डिपॉजिट होने लग जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल सॉइल। तो ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या था हमारा? रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल। तो क्या होगा फिर ब्लैक कॉटन सॉइल का हम क्या बोलेंगे? इट इज अ रेसिडुअल सॉइल containing containing a high percentage of containing a high percentage of high percentage of clay mineral, क्या नाम है? मोंट मोरिनोनाइट, ठीक है। क्ले मिनरल मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिनोनाइट, ठीक है। तो क्या बोला है, ब्लैक कॉटन सॉइल का सबसे पहले क्या था कि वो क्या है, एक रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल है। और क्या है, उसमें सबसे ज्यादा उसमें हाई परसेंटेज है क्ले मिनरल की। वो क्ले मिनरल कौन सा है? माउंट मोरिनोनाइट, ठीक है। तो दूसरा लिखना, बी पॉइंट लिखना इसका, बी पॉइंट लिखना, इट हैज वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी। इट हैज वेरी लो बेयरिंग कैपेसिटी। इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो क्या है? बहुत कम है। और एंड हाई swelling एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। इसकी क्या है? बेयरिंग कैपेसिटी, ब्लैक कॉटन सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है? बहुत कम है। और क्या है? सॉइलिंग प्रॉपर्टी क्या है? जो सॉइलिंग और जो श्रिंकेज की प्रॉपर्टी है वो क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हाई है। सी पॉइंट लिखना, ये सबसे ज्यादा कहां होती है? ये होती है भाई सबसे, ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा कहां मिलती है? ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा मिलती है सेंट्रल इंडिया में और कुछ पार्ट किसके? साउथर्न इंडिया के, ठीक है। ये भी पूछा गया पेपर में एक बार, ठीक है। तो लिखना अ लार्ज पार्ट ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया a large part of central India and a portion of South India, a portion of ये पूछा गया एक बार पेपर में। तो साउथ इंडिया इज कवर्ड विथ ए ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ठीक है, क्या बोला? जो सेंट्रल इंडिया का जो लार्ज पार्ट है और कुछ पोर्शन किसका? साउथ इंडिया के, क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल से है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल है वहां सबसे ज्यादा। अब क्या हो गया, इसकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो भी बहुत कम होगी, ठीक है। ये लिखना है इसके बाद, द शेयरिंग स्ट्रेंथ द शेयरिंग स्ट्रेंथ द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल ऑफ द
ब्लैक कॉटन सॉइल इज एक्सट्रीमली लो, ठीक है, एक्सट्रीमली लो, इज एक्सट्रीमली, बहुत कम होगी इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ, क्या होगी, बहुत कम होगी, किसकी, ब्लैक कॉटन सॉइल की, ब्लैक कॉटन सॉइल की जो होगी शेयरिंग स्ट्रेंथ वो बहुत कम होगी, ठीक है। फिर लिखना ये किससे किससे फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, किससे फॉर्म्ड होते हैं, जब बसाल्ट और ट्रैप का क्या होता है फॉर्म, जब जैसे ये सॉइल क्या होता है, दिस इज अ रेसिडुअल, ये क्या होता है, रेसिडुअल सॉइल है, ठीक है। और क्या डिपॉजिट किससे होते हैं, ये जब बसाल्ट और ट्रैप से डिपॉजिट होते हैं तो क्या बनती है फिर हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। तो याद रखना, लिखना दिस सॉइल आर रेसिडुअल सॉइल, दिस सॉइल आर रेसिडुअल सॉइल deposit from basalt and trap rocks, ठीक है। दीज आर रेसिडुअल सेल, कहां से डिपॉजिट हो रही है, बेसाल्ट और ट्रैप रॉक से, ठीक है, बेसाल्ट और ट्रैप रॉक से डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। एफ लिखना कि किस चीज की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन की खेती के लिए, ठीक है, याद रखना दिस सॉइल्स आर क्विट suitable for growing कॉटन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके बारे में, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। क्या क्या बोला गया कि सबसे पहले क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, एक रेसिडुअल सॉइल है जिसमें क्या है हाई परसेंटेज में क्या है, क्ले मिनरल है, ठीक है, जिसमें हाई परसेंटेज में कौन सी क्ले मिनरल है, मोंटमोरिनोनाइट, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना कि ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होती है, किसके वजह से हाई श्रिंकेज और सोइलिंग प्रॉपर्टी होती है, मोंटमोरिनोनाइट की वजह से, ठीक है। इसकी क्या होती है, लो बियरिंग कैपेसिटी होती है, ये याद रखने वाली चीजें, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और क्या होती है, लो बियरिंग कैपेसिटी है और हाई सॉइलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो याद रखना लार्ज पार्ट सेंट्रल इंडिया का कवर्ड करता है, पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया का क्या होता है, कवर करता है कौन, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ, इसकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है ब्लैक कॉटन सॉइल की बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली लो होती है, ठीक है। और कहाँ से बनती, किस चीज से बनती है ये बसाल्ट और ट्रैप रॉक से बनती है, ठीक है, बसाल्ट और ट्रैप रॉक से बनती है। और किसकी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ये किसकी खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये इतना तक है, ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। फिर इसके बाद लिखता हूं बोल्डर के बारे में, ठीक है, बोल्डर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं आप, ठीक है। बोल्डर्स क्या होते हैं, जिनकी जो साइज होती है वो ग्रेटर देन 300 mm होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्डर्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम बोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना जिनकी साइज क्या होती है 300 mm से ज्यादा होती है उनको हम बोल्डर्स कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। बोल्डर्स, अब लिखना बोल्डर्स के बारे में, बोल्डर्स आर रॉक फ्रेगमेंट, बोल्डर्स आर rock fragments, boulders are rock fragments of large size more than 300 mm, ठीक है, 300 mm इन साइज। तो जो इसमें बोल्डर्स में याद रखना वो ये रखना कि उसकी जो साइज होती है क्या होती है, मोर देन 300 mm होती है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, बोल्डर्स के बारे में। फिर आता है हमारे पास कोबेल्स के बारे में, ठीक है, फिर आता है हमारे पास कोबेल्स के बारे में, ठीक है। तो कोबेल्स के बारे में लिखना, कोबेल्स आर लार्ज साइज पार्टिकल्स,
कोबेल्स आर large size particles in the range of 80 mm to 300 mm। ठीक है, 80 mm से लेके 300 mm के बीच की जो चीजें होंगी उसको क्या बोलेंगे, हम कोबेल्स बोलेंगे। जो ग्रेटर देन 300 mm की साइज की होगी उसको हम बोल्डर्स बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्ले। ठीक है, अब सबसे पहले क्ले लिखना। ठीक है, क्ले में क्या होता है, सबसे पहले लिखना ये क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है। ठीक है, क्ले क्या होता है हमारे पास, क्ले क्या होता है हमारे पास, क्ले इज फाइन ग्रेन्ड, क्ले इज फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्ले क्या होती है हमारे पास, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है। ठीक है, दूसरा लिखना इट इज अ कोहेसिव सॉइल। क्या होती है, इट इज अ कोहेसिव सॉइल। आगे लिखा था अभी कोहेसिव कोहेजन के बारे, कोहेसिव और कोहेजनलेस के बारे में आपको आगे लिखाता हूं। ये क्या है, कोहेसिव सॉइल है। ठीक है, क्ले क्या हमारी कोहेसिव सॉइल है और क्या है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। ठीक है, पार्टिकल्स साइज लेस देन 0.002 mm। ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। क्या क्या चीजें क्ले में, क्या क्या चीजें याद रखनी है। क्ले एक तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, क्ले क्या हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। दूसरी क्या है, कोहेसिव सॉइल है। एक तो याद रखना कि क्ले क्या हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, दूसरी कोहेसिव सॉइल है, उसकी पार्टिकल्स का साइज कितना है, लेस देन 0.002 mm इसकी क्या है, साइज है। ठीक है, आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम ड्यून सैंड के बारे में। ठीक है, ड्यून सैंड के बारे में। अब पढ़ते हैं हम ड्यून सैंड के बारे में। ठीक है, ड्यून सैंड हमारा कौन से नंबर का, 13 नंबर का हमारा है ड्यून सैंड। ठीक है, इसके बारे में लिखना दे आर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या है, दे आर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दे आर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल से हमने क्या सीखा कि क्या होता है, एओलियन सॉइल। एग्जांपल क्या था, लॉइस का दूसरा नाम क्या है, कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है, याद रखना विंड से ट्रांसपोर्ट होती है क्या सी, ड्यून सैंड। ठीक है, और ड्यून सैंड का उसका विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में हमको पता था कौन सी होती है, एओलियन सॉइल होती है। ठीक है, एओलियन सॉइल क्या होती है, जो विंड से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, लुईस सॉइल भी कहते हैं। लुईस सॉइल का दूसरा नाम कोलैप्सिबल सॉइल भी होता है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, दे आर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखना दे आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली यूनिफॉर्म, दे आर कंपोज्ड ऑफ relatively uniform particles of fine to medium sand, fine to medium sand। ठीक है, क्या बोला ड्यून सैंड के बारे में, एक तो ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, हवा के द्वारा क्या होती है, विंड के द्वारा क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो रिलेटिव यूनिफॉर्म पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, एक समान एक ही जैसे
पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, फाइन सैंड से लेके मीडियम सैंड के बीच में, ठीक है। फाइन से लेके मीडियम सैंड क्या आती है, ड्यून सैंड के अंदर आती है, ठीक है। फाइन से लेके मीडियम सैंड, ठीक है, फाइन से लेके मीडियम सैंड। किसकी बात कर रहा हूं, जो विंड से ट्रांसपोर्ट होती है, सारे सॉइल की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ उस सॉइल की बात कर रहा हूं जो विंड से ट्रांसपोर्ट होती है, जिसको हम ड्यून सैंड कहते हैं। वो क्या होती है, कैसे पार्टिकल से बनी होती है, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स, मतलब एक समान पार्टिकल से बनी हुई होती है, जो कि किस रेंज में होती है, फाइन सैंड से लेके मीडियम सैंड तक के रेंज को जो सॉइल होती है उसको हम कहते हैं ड्यून सैंड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक फिल्स के बारे में, फिल्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फिल्स के बारे में। तो फिल्स क्या होता है, ऑल मैन मेड डिपॉजिट, ठीक है, पहला लिखना ऑल मैन मेड डिपॉजिट ऑफ सॉइल, all man-made deposits of soil and waste material are called fills, ठीक है। सारे मैन मेड डिपॉजिट ऑफ सॉइल, जो भी मैन मेड डिपॉजिट हो रहे हैं सॉइल के और या वेस्ट मटेरियल के, उसको क्या कहते हैं, हम फिल्स कहते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा जहाँ पे क्या होता है, वेस्ट, हम वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे हम कूड़ा फेंकते हैं ना, जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं वहाँ से क्या होती है, ट्रक कूड़ेदान को कहाँ एक जगह लेके जाती है, ठीक है। तो वहाँ क्या बना रहता है, ऐसे पहाड़ जैसे बनाए रहते हैं, उन्होंने पहाड़ जैसे बनाए रहते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम फिल्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं, हम फिल्स, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम फिल्स, क्योंकि वो मैन मेड बनाए गए होते हैं अपने हाथों से, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिल्स। जहाँ पे हम क्या करते हैं, कूड़े वूड़े को इकट्ठा करते हैं बहुत ज़्यादा, या जहाँ पे हम कूड़े वूड़े को इकट्ठा करते हैं वहाँ पे क्या बनाते हैं, ऐसे बड़े बड़े से हम पहाड़ जैसे बना देते हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली के होंगे तो आपने आज़ादपुर में देखा होगा, गाजीपुर में देखा होगा, तो वहाँ क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े से पहाड़ बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। अब तो दूसरा लिखना, ठीक है, ये पहली बात तो फिल्स में लिख लिया हमने कि ये मैन मेड डिपॉजिट ऑफ सॉइल है और वेस्ट मटेरियल आर कॉल्ड फिल्स, ठीक है। दूसरी बात लिखना, दीज आर द सॉइल एम्बैंकमेंट, दीज आर द सॉइल एम्बैंकमेंट्स, राइज्ड अबव द ग्राउंड सरफेस, राइज अबव द ग्राउंड सरफेस। मतलब जब हम फिल्स बनाते हैं ना, वो तो फिल्स कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है। वो फिल्स कुछ इस तरीके से बनाए हुए होते हैं हमने कूड़े डालने के लिए, ठीक है। तो याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। उन्हीं को एम्बैंकमेंट्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, उनको एम्बैंकमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्स, engineering property of fills depend upon the type of soil, its water content and degree of compaction, ठीक है। तीसरी बात क्या क्या, उसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले टाइप, कौन सी टाइप की सॉइल है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल है या कोहेजनलेस सॉइल है, कौन सी सॉइल है उस पर डिपेंड करेगा। उसकी वाटर कंटेंट क्या चीज़ है, उसकी वाटर कंटेंट कैसी है, वो चीज़ पे डिपेंड करेगा। उसकी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, उसकी जो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या, फिल्स क्या होता है, मैन मेड डिपॉजिट ऑफ सॉइल एंड वेस्ट मटेरियल आर कॉल्ड फिल्स। जो भी हम अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक है, जो भी हम अपने हाथों से डिपॉजिट करते हैं सॉइल का या वेस्ट मटेरियल का, तो वो क्या होता है, फिल्स क्या होता है, पहाड़ टाइप का होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आपने जहाँ कूड़ादान वो होता है वहाँ देखना कभी, ठीक है। फिर फिल्स के बाद आता है हमारे पास ग्रेवल के बारे में, ठीक है। ग्रेवल सबसे पहले याद रखना, ग्रेवल क्या होता है, कोहेजन लेस मटेरियल होता है, ठीक है। ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, क्या हो गया हमारे पास, कोहेजन लेस
मटेरियल हो गई हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो यही पता होनी चाहिए, क्या है हमारे पास, कोहेजन लेस। और वो क्या था हमारे पास, क्ले क्या था हमारे पास, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। ये क्या होता है, कोहेजन लेस, ठीक है। पार्टिकल्स किस, अभी बताता हूँ मैं आपको। ग्रेवल्स के बारे में लिखते हैं, ग्रेवल्स, ठीक है। ग्रेवल्स के बारे में सबसे पहले लिखना, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ग्रेवल कौन सा है, कौन सा होता है, फाइन ग्रेन सॉइल होता है, क्रॉस ग्रेन सॉइल होता है, ये होता है कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेवल, इज अ टाइप ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। ग्रेवल किसका टाइप है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का, ठीक है। और क्ले किसका था, फाइन ग्रेन सॉइल का, ठीक है। तो याद रखना, कोर्स ग्रेन सॉइल का क्या है, टाइप है हमारा कौन सा, ग्रेवल, ठीक है। ये याद रखना, ही पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। दूसरी बात याद रखना, इसकी जो पार्टिकल की साइज होती है, इट्स द पार्टिकल साइज ऑफ द particle range from 4.75 mm to 80 mm, ठीक है, 80 mm। तो याद रखना, जो भी इसके पार्टिकल की रेंज होती है, जो इसकी पार्टिकल की साइज की रेंज होती है, वो कहां से कहां तक होती है, 4.75 से लेके 80 mm तक, ठीक है। 4.75 से लेके, जो इसकी रेंज होती है वो कहां से, 4.75 से लेके 80 mm तक होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर 80 mm से लेके 300 mm तक होगी तो क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे कोबेल्स, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 300 mm हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, बोल्डर्स, ठीक है। ये याद रखना सारे, ठीक है। साइज बहुत पूछे जाते हैं जेई के एग्जाम में। तो इसकी साइज कितनी है, 4.75 से लेके 4.75 mm से लेके 80 mm तक इसकी साइज को होती है, ठीक है, किसकी, ग्रेवल्स की। ग्रेवल्स क्या हमारे पास, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है हमारे पास, ठीक है। तीसरी बात, और एक और बात, क्ले में क्या था, क्ले का याद रखना, ये होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। दूसरा क्या होता है, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। और सैंड और ग्रेवल क्या होती है हमारी, ये कोहेजन लेस सॉइल। तीसरी बात याद रखना, इसकी लेस देन साइज क्या होती है, लेस देन 0.002 mm, ठीक है। ये तीन चीज क्ले में याद रखना हमेशा, ठीक है। और ग्रेवल की बात कर रहे हैं तो हम, ये क्या है, कोहेजन लेस मटेरियल, इट इज अ कोहेजन लेस। तो हम पढ़ रहे थे सैंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सैंड क्या है, सैंड एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले लिखना, इट इज ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। क्या है हमारे पास, सॉइल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है। सॉइल क्या हमारी, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है। कौन सी, सैंड हमारी क्या है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है। याद रखना, सैंड हमारी क्या है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। दूसरा इसका याद रखना, पार्टिकल साइज याद रखना, कहां से कहां तक होती है पार्टिकल साइज, इसकी होती है 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था क्या होती है, अगर 4.75 mm से लेके 4.75 mm से 80 mm तक होगा तो क्या कहलाएगा, ग्रेवल। ये भी कोहेजन लेस मटेरियल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है। ये भी क्या होता है, सैंड भी क्या होता है हमारा, कोहेजन लेस मटेरियल होता है, परवियस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, 4.75 से लेके 80 mm तक होगी तो ग्रेवल। और याद रखना, 80 mm से लेके 300 mm तक हमारा क्या होगा, कोबेल्स। और ग्रेटर देन 300 mm बोल्डर्स होगा, ठीक है। तो याद रखना, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। ये पेपर में पूछे जाएंगे हमसे। तो तीसरी बात लिखनी हमने, तीसरी चीज लिखना, द सॉइल इज कोहेजन लेस एंड परवियस। मैंने बोला था द सॉइल इज
जो सैंड होता है इज परवियस, इज कोहेजनलेस एंड परवियस, ठीक है, परवियस। और जो बात होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। द पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्ड आइज, बट सिल्ट के केस में हम ये नहीं देख सकते, ठीक है, सिल्ट के केस में हम नहीं देख सकते नंगी आंखों से, बट सैंड के केस में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो याद रखना, सबसे पहली बात, सैंड हमारा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होता है, 0.75 mm से लेके 4.75 mm तक होता है, कोहेजनलेस और परवियस होता है, और इसको हम देख सकते हैं नंगी आंखों से देख सकते हैं हम, ठीक है, तो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम सिल्ट की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सिल्ट की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिल्ट की तरफ। सिल्ट भी दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक सिल्ट होता है, एक ऑर्गेनिक सिल्ट होता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी लिखना सिल्ट के बारे में लिखना, ठीक है। सबसे पहले सिल्ट क्या है हमारे पास, इट इज ए फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल है ये, क्या है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। क्ले भी क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है, ठीक है। दूसरी बात लिखना, इसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं, पार्टिकल्स साइज बिटवीन, पार्टिकल साइज बिटवीन कितने से कितने तक होते हैं जी, तो याद रखना 0.002 mm टू 0.075 mm तक, ठीक है, ये इसका पार्टिकल साइज ही होती है, ठीक है, पार्टिकल्स की रेंज होती है इसकी 0.002 mm से 0.075 mm तक। अगर 0.002 mm से लेस देन हो गया तो क्या बन जाएगा, क्ले हो जाएगा वो, ठीक है। तीसरी चीज इसमें याद रखना है, हमने क्या याद रखना है जी, क्या याद रखना है, द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, ठीक है, नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, ठीक है। फिर मैंने बोला था जो सिल्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सिल्ट, एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक सिल्ट, और एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक सिल्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट और ऑर्गेनिक सिल्ट। इसमें जो इनऑर्गेनिक सिल्ट होता है उसमें क्या होता है, नो प्लास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती, और क्या होता है, एंड इज कोहेजनलेस, और कोहेजनलेस होता है, ठीक है, कोहेजनलेस होता है जो इनऑर्गेनिक सिल्ट होता है। तो ये याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक सिल्ट। और जो ऑर्गेनिक सिल्ट होता है वो क्या होता है, उसमें प्लास्टिसिटी होती है, इट हैज प्लास्टिसिटी एंड कोहेसिव सॉइल, ठीक है, याद रखना। जो इनऑर्गेनिक सिल्ट क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले सिल्ट क्या होता है, सिल्ट एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है जिसकी, ठीक है, फिर सिल्ट क्या होता है, एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है, उसकी साइज होती है 0.002 mm से लेकर 0.075 mm तक। इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनऑर्गेनिक सिल्ट होता है और एक ऑर्गेनिक सिल्ट होता है। इनऑर्गेनिक सिल्ट होता है उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती और कोहेजनलेस होता है। जो ऑर्गेनिक सिल्ट होता है उसमें प्लास्टिसिटी होता है और कोहेसिव होता है वो, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है एक वर्ब्ड क्ले के बारे में, ठीक है, ये पूछा गया था हाल फिलहाल के पेपर में, एई के जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में पूछा गया था वर्ब्ड क्ले के बारे में, ठीक है, वर्ब्ड क्ले के बारे में। तो ये लिखना इसके बारे में, वर्ब्ड क्ले, ठीक है, ये नया क्वेश्चन बना था, वर्ब्ड क्ले। तो वर्ब्ड क्ले के बारे में लिखना, दीज आर सेडिमेंट्री डिपॉजिट, दीज आर sedimentary deposit, these are sedimentary deposits consisting of alternate thin layers of silt and clay, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है, जो इसमें जो
वर्ब्ड क्लेज में होता है, उसमें क्या होता है, बहुत थिन लेयर्स होते हैं, किनके, क्ले प्लस सिल्ट के, बहुत थिन लेयर से डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट हो रहे हैं, बहुत पतली लेयर है इनकी, किस किस की, सैंड और सिल्ट की, ठीक है, सैंड और सिल्ट की, इनको क्या कहते हैं, वर्ब्ड क्लेज बोलते हैं, ठीक है। ये कब पूछा गया, तो ये डेफिनेशन पूछी गई थी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2020 के पेपर में, याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात लिखना, वो जो थिकनेस होती है, जो थिन लेयर होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर के करीबन, ठीक है। तो लिखना, द थिकनेस ऑफ ईच लेयर, द थिकनेस ऑफ ईच लेयर इज 1 सेंटीमीटर, इज 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर होती है या 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है, ठीक है। तीसरी बात लिखना, दिस क्ले मतलब वर्ब्ड क्ले आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन इन लेक्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ alternately हाई एंड लो वाटर, ठीक है। तो ये जो वर्ब्ड क्ले है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो लेक्स में पाए जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिवली, मतलब कभी ज़्यादा पानी है कभी कम पानी है, उस जगह पे क्या मिलता है हमको, वर्ब्ड क्ले मिलता है, ठीक है, वर्ब्ड क्ले मिलता है, सिंपल सी बात ये बोली गई है इसमें। तो ठीक है, जो ऊपर वाली जो सबसे पहले वाली है वो ज़्यादा याद रखनी है हमने, कौन सी वाली, ये वाली, दीज आर द सेडिमेंट्री डिपोजिट कंसिस्टिंग अल्टरनेटिंग थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले की बात कर रहा है। कितनी की ईच लेयर कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम की लेयर होती है, जो लेयर होती है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद लिखना डिस्पर्सिव क्ले, ठीक है, डिस्पर्सिव क्ले, ठीक है, ये याद लिखना। इसके बारे में लिखना, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ क्ले, सबसे पहली बात, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ क्ले, स्पेशल टाइप ऑफ क्ले, ठीक है, स्पेशल टाइप की क्ले है, विच डिफ्लोकुलेट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, सच सॉइल्स इरोड इफ एक्सपोज टू लो टू हाई वेलोसिटी, सच सॉइल्स इरोड इफ exposed to low velocity water। तो याद रखना, सबसे पहले डिस्पर्स क्ले में क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ क्ले। अब कहाँ डिपॉजिट होता है ये, कहाँ पे डिफोकुलेटेड होता है ये, कहाँ बनता है ये, स्टिल वाटर में बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है ये, स्टिल वाटर में बनता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टिल वाटर में बनता है। और लो वेलोसिटी की वाटर भी होगी, अगर कम वेलोसिटी से भी जो वाटर आ रही होगी वो भी इसको क्या करता है, बहा के ले जा सकता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड क्ले को, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक्सपेंसिव क्ले, फिर आता है हमारे पास एक एक्सपेंसिव क्ले, फिर क्या आता है हमारे पास एक एक्सपेंसिव क्ले के बारे में, ठीक, फिर क्या आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास एक एक्सपेंसिव क्ले, फिर आता है कि हमारे पास एक्सपेंसिव क्ले। एक्सपेंसिव क्ले के बारे में लिखना, these are prone to large volume, changes
as the water changes, as the water content is changed. This soil contains the mineral montmorillonite. This soil contains the mineral montmorillonite. ठीक है, क्या बोल रहा है, दिस आर द प्रोन ऑफ लार्ज वॉल्यूम चेंजेस। क्या होता है एक्सपेंसिव क्ले, क्या होता है जब इससे पानी की मात्रा चेंज हो जाती है। लार्ज क्ले मतलब एक्सपेंसिव क्ले क्या होता है जिसमें जब इसका वाटर कंटेंट चेंज हो जाए तो ये क्या कर लेता है, सडनली एक्सपेंड या सडनली कम हो जाता है, अपने वॉल्यूम को कर लेता है। ठीक है, सडनली बढ़ा भी सकता है और सडनली कम भी कर सकता है अपने अपने वॉल्यूम को। किससे, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा या कम हो गया। ठीक है, वाटर कंटेंट के चेंज होने से फिर। ठीक है, और क्योंकि इसमें क्या होता है, इस सॉइल में क्या होता है, मोंटमोरिलोनाइट, मतलब इसकी जो होती है सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। फिर पढ़ना लैट्रिक सॉइल के बारे में। ठीक है, ये भी पूछा गया था, ये भी एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, वो पढ़ना। लैट्रिक सॉइल। ठीक है, सॉइल विच आर फाउंड बाई सॉइल विच आर formed by the decomposition of rock, are called लैट्रेटिक सॉइल। ठीक है, लैट्रेटिक सॉइल बोल दो, लैट्रेटिक सॉइल बोल दो। ठीक है, तो ये पूछा गया था, ये भी पूछा गया था हमसे, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2020 में। ये दोनों नए क्वेश्चन बने थे, एक तो लैट्रेटिक सॉइल के बारे में और एक बना था वर्ब्ड क्ले के बारे में। ठीक है, तो याद रखना, ऐसी सॉइल जो किससे फॉर्म्ड हो रही है, ऐसी सॉइल जो रॉक के डिकम्पोजिशन होने पे, जब रॉक डिकम्पोजिशन हो रही है और जो रॉक डिकम्पोजिशन हो रही है उससे जो सॉइल बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लैट्रेटिक सॉइल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इतना। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक टेबल है जिससे आप क्या करोगे, आपको हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं बस चीज़ों को। ठीक है, वो टेबल को पेपर में जाने से पहले एक बार पढ़ते हुए जाना, टेबल लिखना, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखना, एक तरफ लिखना कैटेगरी, दूसरी तरफ लिखना सॉइल टाइप, तीसरी टाइप लिखना नेचर, चौथे में लिखना साइज। ठीक है, तो ये चीजें बना लेना। ठीक है, इनको देख के जाना एक बार। ठीक है, ठीक, इनको एक बार देख के जाना। तो सबसे पहले लिखना वेरी कोर्स सॉइल, वेरी कोर्स सॉइल मतलब बहुत बड़े सॉइल। ठीक है, बी पे आएगा हमारा कोर्स सॉइल। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल या कोर्स टाइप सॉइल या कोर्स सॉइल लिख दो। ठीक है, वेरी कोर्स सॉइल लिख दिया हमने, सिंपल की बात कर दी हमने, ग्रेन ग्रेन नहीं लिखा। यहाँ पे कौन सी चीजें आएगी इसमें सॉइल, पहली और दूसरी कौन सी आएगी, बोल्डर और कोबेल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कोर्स सॉइल। ठीक है, कोर्स सॉइल की बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा आ गया, इसमें बोल्डर आ गया, कोबेल्स आ गया। कोर्स सॉइल में क्या आएगा हमारे पास, ग्रेवल। क्या आएगा जी, पहला तो ग्रेवल आएगा और दूसरा क्या आएगा जी हमारे पास, सैंड आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन से होते हैं, ग्रेवल होता है और एक सैंड होता है। ठीक है, ग्रेवल होता है और एक सैंड होता है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो बोल्डर की मैंने क्या बताया था, बोल्डर कैसा होता है नेचर में, वेरी हार्ड,
बोल्डर कैसा होता है नेचर में? वेरी हार्ड। कोबल्स कैसा होता है? हार्ड। ठीक है। साइज इसकी क्या होती है? कोबल्स की साइज क्या होती है? ग्रेटर देन 300 mm। कोबल्स की क्या होती है? वो कोबल्स की क्या होती है? 80 mm टू 300 mm। ठीक है, 80 mm टू 300 mm। ठीक है, ये लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं हम। ग्रेवल्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोर्स ग्रेवल, एक होता है फाइन ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल में भी कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक होता है कोर्स ग्रेवल और एक होता है फाइन ग्रेवल। एक कोर्स ग्रेवल होता है, एक फाइन ग्रेवल होता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ना। ठीक है, कोर्स ग्रेवल होता है, एक फाइन ग्रेवल होता है। ठीक है, तो याद रखना जो कोर्स ग्रेवल होता है वो कहां से कहां तक होता है? वो होता है 20 mm से लेके 80 mm तक। और जो फाइन ग्रेवल होता है वो होता है 4.75 mm से लेके 20 mm तक। ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जनरली जो साइज होती है किसकी? ग्रेवल की जो हम लेते हैं, जनरली साइज जो लेते हैं हम ग्रेवल की, जनरली जो साइज लेते हैं हम ग्रेवल की क्या लेते हैं? 4.75 mm से लेके 80 mm तक। तो याद रखना। ठीक है, ये भी याद रखना कि ग्रेवल में भी दो टाइप होता है, एक कोर्स ग्रेवल होता है और एक फाइन ग्रेवल होता है। कोर्स ग्रेवल कहाँ से? 20 mm से लेकर 80 mm तक, और फाइन ग्रेवल 4.75 mm से लेकर 20 mm तक। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सैंड का केस। सैंड में क्या बनते हैं? 3 केस बनेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बनेंगे? 3 केस बनेंगे हमारे पास सैंड में। ठीक है, 3 केस बनेंगे हमारे किसके? सैंड के। ठीक है, कौन कौन सा? फाइन, मीडियम एंड कोर्स सैंड। ठीक है, तो कौन कौन से बनेंगे? फाइन सैंड, मीडियम सैंड, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। कोर्स सैंड, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। जो सैंड की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है जी? सैंड की रेंज मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक बताई थी? कहाँ से कहाँ तक होती है सैंड की रेंज? 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक होती है जनरली रेंज। ठीक है, जो फाइन सैंड होती है उनकी रेंज कितनी होती है? जो फाइन सैंड होती है उनकी रेंज होती है हमारी, उनकी रेंज होती है 0.075 mm टू 0.425 mm। ये याद रखना, भूलना मत। जो फाइन सैंड होती है उनकी रेंज कितनी होती है? साइज की रेंज कितनी होती है? 0.075 mm से लेकर 0.425 mm तक होती है। ठीक है, दूसरी बात जो मीडियम सैंड होती है वो होती है 0.425 mm से लेके 2 mm तक। तीसरी बात है जो कोर्स सैंड होती है वो 2 mm से लेके होता है 4.75 mm तक। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, इसीलिए इसकी जो जनरली जो वैल्यू होती है वो 0.075 से लेके 4.75 mm तक होती है। सैंड कितने में, ग्रेवल कितने में थे? कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल। सैंड कितने में? 3 पार्ट में बांटा हुआ है, एक फाइन सैंड होता है, एक मीडियम सैंड होता है, कोर्स सैंड होता है। जो फाइन सैंड होता है वो कितना होता है? 0.075 mm से लेकर 0.425 mm तक। मीडियम सैंड कितना होता है? 0.425 mm से लेकर 2 mm तक। और तीसरा क्या होता है? कोर्स सैंड 2 mm से लेकर 4.75 mm तक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। उसके बाद आता है, एक आता है हमारे पास, इसको मिटा देता हूं मैं। तो सी लिखना, वो लिखना भाई फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। ठीक है, फाइन सॉइल के बारे में, फाइन सॉइल के बारे में। ठीक है, फाइन सॉइल में कौन कौन से आएंगे जी? एक तो आएगा हमारे पास सिल्ट, एक आएगा हमारे पास सिल्ट, दूसरा आएगा हमारे पास क्ले। दूसरा क्या आएगा हमारे पास? क्ले। सिल्ट की जो मैंने
आपको साइज बताई थी, क्या बताई थी अभी देखना, ठीक है। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं, क्ले को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं और क्ले को हम C से डिनोट करते हैं। ये आगे बहुत काम आने वाला अभी ये वाला, ठीक है। ये नेचर में कुछ भी नहीं होते, हार्ड वार्ड कुछ नहीं होते, ठीक है, सॉफ्ट ही होते हैं। तो इनके बारे में लिखना। सिल्ट की साइज बताई थी मैंने आपको, सिल्ट की क्या साइज बताई थी मैंने आपको, ये होते हैं 0.002 mm टू 0.075 mm। बताया था मैंने आपको 0.002 mm से लेकर 0.075 mm तक। और जो क्ले होता है वो क्या होता है, वो होता है लेस देन 0.002 mm। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, इनमें से क्या होता है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इनमें से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कोहेसिव और कोहेजनलेस सॉइल के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, अब लिखना सबसे पहले कोहेसिव एंड कोहेजन सॉइल के बारे में लिख लेता हूं आज। कोहेसिव एंड कोहेजनलेस, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। तो लिखना सबसे पहले सॉइल के बारे में लिखना। सॉइल क्या होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, एक टेबल बनाना है यहाँ पे। सॉइल क्या हो गया, एक तो इनऑर्गेनिक सॉइल और एक क्या होता है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। एक क्या हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉइल और एक ऑर्गेनिक सॉइल। अब जो कोहेजन और कोहेसिव की बात करते हैं वो हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल में बात करते हैं, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे किसकी बात करें, कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल से हमको मतलब नहीं, हमको इनऑर्गेनिक सॉइल के बारे में पढ़ना है यहाँ। तो इनऑर्गेनिक सॉइल में क्या हो गया, एक हो गया कोहेसिव सॉइल और एक हो गया कोहेजनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल में कौन कौन से आते हैं, कोहेसिव सॉइल में दो चीज़ें आती है हमारी। कोहेसिव सॉइल में क्या क्या आती है, सबसे पहले तो एक हमारी क्या आती है, सबसे पहले आती है हमारे पास क्ले और एक आती है हमारे पास सिल्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास कोहेजनलेस सॉइल, उसमें क्या क्या आती है, क्या क्या चीज़ आएगी भाई इसमें, एक तो हमारे पास ग्रेवल आएगा, एक तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास ग्रेवल आएगा, एक हमारे पास सैंड आएगा और एक और चीज़ क्या आएगी हमारे पास कोहेजनलेस में, स्टोन या रॉक, ठीक है। ये सब कुछ है सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होते हैं, दो टाइप के होता है, एक इनऑर्गेनिक सॉइल होता है, एक ऑर्गेनिक सॉइल होता है। ऑर्गेनिक सॉइल से हमको मतलब नहीं, हमको इनऑर्गेनिक सॉइल में क्या होता है, फिर दो टाइप बनते हैं, एक कोहेसिव सॉइल बनता है, कोहेजनलेस सॉइल बनता है। कोहेसिव सॉइल भी दो टाइप के होते हैं, एक सिल्ट और क्ले क्या होता है कोहेसिव, और कोहेजनलेस सॉइल में ग्रेवल सैंड एंड स्टोन क्या होता है हमारे कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब पढ़ते हैं जी कोहेसिव और कोहेजनलेस सॉइल के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं, ठीक है। इस फाइल को, इसको आज खत्म करते हैं, ठीक है। इसको हम आज खत्म करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले लिखना कोहेसिव सॉइल के बारे में, ठीक है। कोहेसिव सॉइल के बारे में लिखना, ठीक है। द सॉइल इज एन एडिशनल, दिस सॉइल
this soil is additional this soil is addition to internal friction also has cohesion between the particles thus shear strength is due to internal friction and cohesion between the soil particles। ठीक है, तो ये याद रखना, इस पर कुछ भी चीज याद मत रखना। इस पर क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन, जो शियर स्ट्रेंथ आती है इसमें किसके वजह से आती है, इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन के बिटवीन। ठीक है, कोहेजन के कारण सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो शियर स्ट्रेंथ आती है, किसमें, कोहेसिव की बात कर रहे हैं, कोहेसिव सॉइल की बात करें, इसके अंदर जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो किसके कारण आती है, इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन के कारण। किसमें, सॉइल पार्टिकल में जो भी शियर स्ट्रेंथ आती है, कोहेसिव सॉइल में जो भी शियर स्ट्रेंथ आती है किसके कारण आती है, इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन के कारण। किनके बीच में, सॉइल पार्टिकल के बीच में। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसमें क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। लिखना, दिस टाइप ऑफ सॉइल अंडरगोज कंसोलिडेशन, ये बाद में पढ़ेंगे हम, consolidation and does not have the tendency of liquefaction। ये अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ मैं आपको। ठीक है, लिक्विफिकेशन के बारे में। तो ये सॉइल क्या होता है, अंडरगो द कंसोलिडेशन एंड डज नॉट हैव द, इसके अंदर कोई भी लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर कोई भी लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, इतना लिख लिया होगा। फिर लिखना, सम ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिव सॉइल आर, सम ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेसिव सॉइल की कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, अटरबर्ग लिमिट में पढ़ेंगे। प्लास्टिक लिमिट, दूसरी बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट। तीसरी बात करते हैं हम श्रिंकेज लिमिट, और चौथी बात करते हैं हम श्रिंकेज रेशियो की। ठीक है, श्रिंकेज रेशियो की। ठीक है, एक चीज ये याद रखना, ये क्या है, इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज है कोहेसिव सॉइल की। और एक चीज याद रखना कोहेसिव सॉइल के लिए नोट पॉइंट में, कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग ऑफ दिस सॉइल is not so much difficult। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे, जो इसमें जो अनडिस्टर्ब सैंपल लेना होगा किसका, कोहेसिव सॉइल का। अगर हमको वैसे अनडिस्टर्ब सैंपल लेना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी बोला जाता है कि जो कोहेसिव सॉइल होता है उनका जो अनडिस्टर्ब सैंपल लेना होता है वो डिफिकल्ट नहीं होता। हम ले सकते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल किसका, कोहेसिव सॉइल का। कोहेसिव सॉइल जो भी होते हैं उनका हम अनडिस्टर्ब सैंपल ले सकते हैं, बट ये कभी भी पॉसिबल होता नहीं है अनडिस्टर्ब हम सैंपल किसी का ले लें, क्योंकि अगर हम कभी भी सैंपल लेंगे तो जो उसका बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा उसके। ठीक है, उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट हम कहते हैं किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए कहते हैं कि क्या होता है, हम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कोहेसिव सॉइल में क्या होता है, जो इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, इंटरनल जो शियर स्ट्रेंथ होता है, जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो किसका कारण आता है, इंटरनल फ्रिक्शन के कारण और कोहेजन के कारण। इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन के कारण सॉइल पार्टिकल के बीच में जब इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन होता है तो उसके कारण से क्या आता है, हमारे पास शियर स्ट्रेंथ आता है। बट जो अगर कोहेजन लेस सॉइल की बात करें, जो कोहेजन लेस सॉइल की बात करते हैं उसमें जो होता है, जो कोहेजन लेस सॉइल होता है उसमें जो शियर स्ट्रेंथ आता है, जो कोहेजन लेस सॉइल होता है जिसमें जो कोहेजन लेस सॉइल होता है उसमें जो शियर स्ट्रेंथ आता है केवल इंटरनल फ्रिक्शन के कारण आता है, कोहेजन के कारण नहीं आता, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना, बोलना मत, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल के बारे में लिखना, दिस टाइप ऑफ सॉइल not possesses any cohesion and shear strength and its shear strength is due to internal फ्रिक्शन ओनली। इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्या आती है, इसमें शियर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। दूसरी चीज जो कोहेसिव के बारे में थी, उसमें क्या होता है, कोहेजन प्लस इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्या आ रही थी, शियर स्ट्रेंथ आ रही थी, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ों को, ठीक। कोहेसिव के लिए, कोहेसिव में दोनों होती है, इंटरनल फ्रिक्शन भी होती है और कोहेजन भी होता है। बट जो कोहेजन लेस होता है उसमें कोहेजन नहीं होता और क्या होता है, सिर्फ इंटरनल फ्रिक्शन के कारण शियर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। एग्जांपल लिखना, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया या स्टोन हो गया, ठीक है। आगे का देख लेना, कोहेजन लेस सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर लिखना इसके बारे में, दिस सॉइल इज यूजुअली possesses this soil is usually possesses good ड्रेनेज प्रॉपर्टी। क्या होती है इस सॉइल की, क्या होती है, ड्रेनेज प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एंड इट्स bearing capacity is gets improved by किससे, वाइब्रेशन से, ठीक है। अब जब हम इससे वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसके जो होगा बेयरिंग कैपेसिटी वो अच्छी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तीसरी बात याद रखना, अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग ऑफ द सॉइल इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है, सबसे दो ही चीज़ याद रखना है, बाकी कुछ भी चीज़ याद नहीं रखना, सिर्फ ये चीज़ें याद रखना। कोहेसिव और कोहेजन लेस में एक दो चीज़ें याद रखना कि कोहेसिव सॉइल में क्या होता है, जब कोहेजन और इंटरनल फ्रिक्शन के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, या कुछ चीज़ होती है तो उसके कारण से क्या आती है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जब कोहेजन और इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, कोहेजन और इंटरनल फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, कोहेसिव सॉइल में शियर स्ट्रेंथ आती है। बट जो कोहेजन लेस सॉइल होते हैं उसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फ्रिक्शन के कारण हमारा क्या आता है, शियर स्ट्रेंथ आता है। दो चीज़ें ये याद होगी और इनके एग्जांपल्स,
कोहेजन लेस की सैंड एंड ग्रेवल और कोहेसिव की क्ले एंड सिल्ट याद रखना, बाकी खत्म, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। फिर एक टर्म था लिक्विफिकेशन, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। सिंपल, उसका कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उसका सिंपल से समझा देता हूँ मैं आपको। लिक्विफिकेशन क्या होता है? लिक्विफिकेशन, ठीक है, क्या होता है लिक्विफिकेशन? क्या होता है? जब क्या होता है लिक्विफिकेशन में, क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक का टाइम हो गया, अर्थक्वेक आ रही, ठीक है, अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, ये अर्थक्वेक का टाइम है, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है। अब लिक्विफिकेशन समझाओ, ठीक है, क्या हो रहा है? जब अर्थक्वेक आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक फोर्स। कौन सा डायनेमिक फोर्स? नेचुरली डायनेमिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो मानो ये बिल्डिंग है, ये नीचे सॉइल है, तो अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। तो जिस टाइम पे अर्थक्वेक आ रहा होगा तो क्या होगा? इफेक्टिव जो स्ट्रेस होगा, ये आगे जाके पढ़ेंगे, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा तो जो यहाँ ये सॉइल है, जो ये सॉइल है, ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। किसकी तरह? लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। जो ये लिक्विफिकेशन की बात करो, अर्थक्वेक का टाइम आ रहा है, तो अर्थक्वेक कैसी होती है? डायनामिक फोर्स होती है, ठीक है, नेचुरली डायनामिक फोर्स होती है, ठीक है। तो क्या होता है जब, एक बार ढंग से समझ लेना, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी, ये बिल्डिंग है और नीचे क्या है? हमारी सॉइल है, ठीक है, ये सब क्या? हमारी सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। तो क्या हुआ? अर्थक्वेक आया, ये अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, ये अर्थक्वेक आ रहा है। तो क्या हो गया? जिस टाइम पे अर्थक्वेक आएगा तो क्या हो जाएगा? सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस जो होती है, सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा। सॉइल कैसा बिहेव करने लग जाएगा? सॉइल बिहेव्स लाइक लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है। सॉइल कैसा करने लग जाएगा? लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया तो मतलब जो इसका पोर वाटर प्रेशर होगा, जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फ्लूइड क्या? इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया, पोर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो सॉइल कैसा बिहेव करने लग जाएगा? लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। उस कारण से क्या होगा? बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये चैप्टर फर्स्ट हमने ख़त्म कर दिया। अब पढ़ेंगे इसके बाद से चैप्टर नंबर 2, जो है हमारे पास सॉइल प्रॉपर्टी एंड इस रिलेशनशिप, जिसमें 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम होता है, वाइड रेशियो, पोरोसिटी होते हैं, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है हमारे सॉइल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।